कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, जो लोग भी साल 2026 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि परमानेंट, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। देखिए, जो लोग भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, खास करके परमानेंट जो आप बनना चाहते हैं। पूरी जानकारी हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। काफ़ी ये लेंदी मतलब नोटिफिकेशन है, 37 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो इसमें जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने हाईलाइट कर रखी है आपको समझाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, ऑल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन किस तरह से क्या प्रोसेस होने वाला है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है, और कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि हर एक डिपार्टमेंट से ज़्यादातर वैकेंसी आई हुई हैं, और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि इस बार ये सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये समझिए कि यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट भी होगा। इसके अलावा आपका एपीआई स्कोर भी चेक किया जाएगा, एपीआई स्कोर भी चेक किया जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा। तो ये तीनों ही काम होने हैं। रिटन टेस्ट होगा, एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, और फाइनली इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। अब यहाँ पर आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 150 क्वेश्चन आएंगे, और उसका जो टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट का टाइम मिलने वाला, मतलब 180 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी, अगर आप एक सवाल गलत करते हैं तो उसका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आप देख सकते हैं अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपके 35% आप पेपर सही करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, देखिए ये है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम। इसमें अगर आप 30% लाने पड़ेंगे अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, SC ST या फिर PWD के अंदर। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 35 नंबर आपको लाने पड़ेंगे एटलीस्ट पेपर क्लियर करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40 नंबर एटलीस्ट आपको रिटन टेस्ट में लाने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये समझते चले जाइएगा। जैसे जैसे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे हम आपको बताते चले जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट भी डिसाइड करेगा, इसके अलावा एपीआई स्कोर भी डिसाइड करेगा। और एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बताया है, फिर मैं आपको समझा दूंगा जल्दी जल्दी, और वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं सारी चीज़ आपको समझाऊंगा। देखिए, आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो समझ लीजिए, थोड़ा सा इंटरव्यू जो होगा वो उसकी वीडियोग्राफी होगी, और इंटरव्यू का जो टोटल टाइम होगा वो 45 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। द असेसमेंट ऑफ अ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू विल बी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स अगेंस्ट द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट इन 2 कैटेगरीज। 4 कंपोनेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और आपका जो इंटरव्यू का वेटेज रहेगा वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। पहली कैटेगरी क्या बोलती है वो समझ लीजिए। देखिए, आपका जो लेक्चर डिस्क्लोजर एंड डिस्पोजिशन 40 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि 25 मार्क्स का आपका लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। कम एक आपको लेक्चर देना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाने का तरीका क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस आपकी चेक की जाएगी कि भाई अपने सब्जेक्ट के अलावा आप और सब्जेक्ट के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी चेक की जाएगी, पर्सनैलिटी वगैरह आपकी चेक की जाएगी, इसके भी 15 नंबर रहेंगे। ठीक है ना, ये सब इंटरव्यू की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कैटेगरी 2 के अंदर पेडागोजी और रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में चेक किया जाएगा। आपकी मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी कैसी है, डोमेन नॉलेज आपके पास कैसी है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से कितने अवेयर हैं आप, मतलब जो मॉडर्न डे AI टेक्नोलॉजी है और जो डिजिटल बोर्ड वगैरह चलाना है उससे कितनी ज़्यादा आप अवेयर हैं, वो सारी चीज़ें भी चेक की जाएंगी। ये 35 नंबर का ये भी रहने वाला है। इसके अलावा आपने रिसर्च करी है या नहीं करी है ये भी चेक किया जाएगा, इसके 25 मार्क्स के इसके भी रहेंगे। ठीक है ना, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू के बेस पर ही रहेगा। उससे पहले आपका रिटन टेस्ट और API स्कोर चेक किया जाएगा,
और उसी के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब अगर हम बात यहाँ पर करें कि एपीआई स्कोर कैसे चेक किया जाता है, तो वो मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी जो लोग नहीं समझ पाए अभी तक, वो एक बार फिर से सुन लें, और जो लोग जानते हैं वो आगे की वीडियो देख लें। देखिए, ग्रेजुएशन में अगर आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज चेक की जाती है, उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। जैसे 80% थी, 80% थी या उससे ज़्यादा थी, तो उसके 15 नंबर मिलते हैं। 60 और 80 के बीच में आपकी परसेंटेज थी तो 13 नंबर मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग नंबर आपको मिल जाते हैं, पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। एपीआई स्कोर आपका जो कैलकुलेट किया जाता है वो 100 में से किया जाता है। ये एक तरीके से मेरिट तैयार होती है, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कर रखा है, एमए कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो 80% या उससे ज़्यादा थी तो 25 नंबर इसमें भी मिल जाते हैं। 60 और 80 के बीच का देख लेना, और इसी तरीके से 55 और 60 का भी देख लेना, ठीक है ना। एमफिल अगर आपने कर रखा है, 60% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज थी तो उसमें 7 नंबर मिल जाएंगे। पीएचडी कर रखी है तो 30 नंबर, और जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 7 नंबर इसके भी रहेंगे। नेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर, सेट क्वालिफाई कर रखा है तो 3 नंबर। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कर रखे हैं तो हर एक पेपर के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस है आपका तो हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अवार्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अवार्ड हैं तो 3 नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपके पास स्टेट लेवल के अवार्ड हैं तो 2 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा अगर हम नीचे यहाँ पर आ जाएं तो एमफिल और पीएचडी अगर आपने दोनों भी कर रखी हैं तो 30 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। जेआरएफ, नेट, सेट अगर आपके पास तीनों भी हैं तब भी 7 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। अवार्ड कैटेगरी में भी मैक्सिमम 3 मार्क्स से आपको मिल सकते हैं। तो एकेडमिक स्कोर के यहाँ पर 80 नंबर होने वाले हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर होने वाले हैं, और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर होने वाले हैं। ये हो गया आपका 100 में से आपका एपीआई स्कोर। अब 100 में से आपका कितना एपीआई स्कोर आता है, सपोज दैट अगर आपका 60 एपीआई आता है तो आपको कॉल ये कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम देखते चले जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, देखिए यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है वो समझना बेहद ज़रूरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप ये एक बात समझिए कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास या तो नेट हो, या फिर सेट हो, या फिर पीएचडी हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जिन लोगों ने 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था पीएचडी में और कंप्लीट करी थी पीएचडी, तो उनके पास अगर नेट और सेट नहीं भी हैं तो वो ओनली पीएचडी के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है पुराने वाले, ये सब पढ़ लेना आप, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जम्प्टेड हैं, वो एग्जम्प्टेड हैं नेट सेट से, ठीक है ना, जिन लोगों के पास 2009 से पहले की पीएचडी है। अब अगर आप खाली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और वो भी रेगुलर मोड की होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस आपकी सबमिट हो जानी चाहिए, और कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे इवेल्युएट किया हो। आपका पीएचडी जो ओपन वाइवा वॉइस है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश, कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हों, जिसमें से एक पेपर आपका रेफर्ड जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ हो, और ये जो आपने पब्लिश कराए हैं और इन्हें आपने कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेजेंट भी किया हो, जो कि फंडेड होते हैं यूजीसी से या फिर आईसीएसएसआर से या फिर सीएसआईआर से, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, विदेश की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है अगर उसकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि भाई साहब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, वो भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, तो इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। आर्किटेक्चर में यहाँ पर वैकेंसी है, और बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर वैकेंसी है, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में वैकेंसी है, इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वैकेंसी है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट में वैकेंसी है, एजुकेशन में 2 वैकेंसी हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 3 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 3 वैकेंसी हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, और फूड एंड न्यूट्रिशन में 1 वैकेंसी है, जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में 2 वैकेंसी हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। जर्नलिज्म में 1 वैकेंसी है, लॉ में 1 वैकेंसी है, और बुद्धिस्ट स्टडीज़ के अंदर 1 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 है, फार्मास्यूटिकल के अंदर 4 वैकेंसी हैं। फिजिकल एजुकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी 2 वैकेंसी हैं, तेलुगु के अंदर यहाँ पर 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 44 होने वाली हैं।
अब देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, 33% रिजर्वेशन है, मतलब 1/3% रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन है किसके लिए, वुमेन के लिए। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी 3% का रिजर्वेशन है, 2% एक्स सर्विसमैन के लिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी मार्क्स इनके लिए 4% का रिजर्वेशन है टोटल सीट में। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी वैकेंसी वगैरह है वो आप यहाँ पर देख लेना। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है आपका आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश के अंदर है, गंतूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये देख सकते हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट है 8/6/2026, 8/6/2026। और फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी लगानी, मतलब सॉफ्ट कॉपी वो लगाना है उसमें। देखिए द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन उसकी फ़ोटो कॉपी आपको, फ़ोटो कॉपी मतलब प्रिंट आउट उसका जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। टोटल वैकेंसी 44 हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं इन्होंने। ये है, देखिए ये आपका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और ये कॉमन रिक्रूटमेंट पोर्टल है। इस पोर्टल से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप देख लेना। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए ये आपको, हाँ, ये फ़ीस दे रखी है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये फ़ीस है। आप इसमें ये देख लेना ज़रूर से कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी कितनी है, तभी अप्लाई करना, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी जो सेंड करनी है वो इस एड्रेस पर सेंड करनी है, ये आप देख लेना। इसके अलावा थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर सामने आकर दिखाई देने लगेंगी, ठीक है।